नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी का फॉर्म बहुत सारे बच्चे भरने वाले हैं। पिछले साल भी अगर हम माने तो लगभग 70 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था और इस बार भी इतने ही या इससे अधिक संख्या में भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला आपको यह ध्यान रखना है, जो एक गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि पोस्ट का जो प्रेफरेंस होता है वो सही नहीं करते हैं। देखिए, फॉर्म में इस तरीके से लिखा रहता है ABCDEFGH, आपको इसमें से सिलेक्ट करना होता है। जनरली आप किसी और से फॉर्म भरवा रहे हो या आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपने कहा यार ठीक है बीएसएफ का नाम बहुत सुना है, चलो ए पे इसको डाल देते हैं। आज मैं आपको इन सब के बहुत शानदार तरीके से पूरे मतलब बताऊंगा। मैंने सबका बहुत अच्छे तरीके से कि किसका क्या काम होता है, कहां आपको पोस्टिंग मिलती है। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो आप इन सब का मतलब समझ जाओगे कि बीएसएफ क्या होता है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नाम से ही क्लियर है, बॉर्डर पे आपको इसकी तैनात आपको मतलब पोस्टिंग आपको मिलती है, बॉर्डर पे आपको तैनात किया जाता है। जनरली इसमें अगर आप जाते हो तो आपको पाकिस्तान, जो आपको पता ही है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर और भारत की जो बॉर्डर लगी हुई है, इस पे अधिकतर आपको पोस्टिंग मिलती है। हालांकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार बॉर्डर होती है, लेकिन मेजर जो होता है वो पाकिस्तान वाली जो हमारी और इंडिया की बॉर्डर है, जिसपे सबसे ज्यादा हलचल होती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो इसी पर होती है। तो अगर आप बीएसएफ के थ्रू जाते हैं तो आपको इन देश की सीमाओं पर तैनात किया जाता है। ठीक है, सैलरी अच्छी होती है लेकिन कंडीशंस भी बहुत कठिन होती हैं, रिस्क यहां पे बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आप देश की बॉर्डर पे सेवा दे रहे हो। तो बीएसएफ आप समझ गए होंगे, तो आपको इसको आखिरी में रखना है, शुरू में रखना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। आप इनको देख सकते हैं, अधिकतर आप देखते होंगे एयरपोर्ट्स पर, मेट्रो स्टेशन पर, सी पोर्ट जो होते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होती है, आप ताजमहल जाओगे या कोई विरासत है, धरोहर है, वहां पे आप देखेंगे। तो इस प्रकार की या पर्टिकुलर जो सरकारी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, इनको ये सेवाएं देते हैं और इसी के लिए इनका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। बहुत लंबी लिस्ट है जहां पे इनको तैनात किया जाता है। तो अगर आप अब यहां पे देखिए, रिस्क बहुत कम है, सुरक्षा तो सभी की जिम्मेदारी है, निगरानी सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन रिस्क और सैलरी दो ऐसी चीजें जिसके आधार पर हमें डिसीजन लेना होता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो अगर आप सीआईएसएफ में जाते हैं तो इन जगहों पर आपको अपनी सेवा देनी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसा नाम से क्लियर है, हर जगह पुलिस की व्यवस्था होती है, लेकिन ये एक हमारा रिजर्व पुलिस डिपार्टमेंट होता है। यानी जब अतिरिक्त बल की जरूरत होती है, अतिरिक्त लोगों की जरूरत होती है, अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत होती है, तब हम इनका यूज करते हैं, इन्हें वहां पे बुलाया जाता है स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत जगह ऐसी होती है जहां पे इनका रोल है, इसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सीआरपीएफ चुनते हैं तो पहला तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पे इनको ड्यूटी करनी होती है। तो आप देख सकते हैं, है ना, एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस होते हैं, टेररिज्म जो आतंकवाद है उससे फाइट करने के लिए भी आर्मी के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं। वीवीआईपी जो सिक्योरिटीज होती है लाइक एनएसजी, एसपीजी, वो इसका पार्ट होता है। इलेक्शंस में ड्यूटी होती है तो इनकी सेवाएं ली जाती है। इस प्रकार की जितनी भी हमारी सारी जो बोल सकते हैं सुरक्षा से संबंधित जो चीजें हैं, वहां पे सीआरपीएफ का अतिरिक्त जो हमारा पुलिस का बल है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा रिस्की होता है, स्पेशली अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र और इलेक्शन ड्यूटी होती है, कई ऐसी चीजें हैं, तो रिस्क थोड़ी ज्यादा है, सैलरी भी यहां पे ज्यादा होती है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है वो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में ही कंफ्यूज होते हैं या बीएसएफ में कंफ्यूज होते हैं। सब चीजें आपको एंड तक पूरी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं एसएसबी, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। अब ये जो है सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा टेंशन फ्री है बाकी सबके कंपैरिजन में। सुरक्षा निगरानी तो जिम्मेदारी है, लेकिन इन्हें नेपाल, भूटान की बॉर्डर पर सर्व करना होता है। यानी आपको पता है कि नेपाल और जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रॉपर बॉर्डर बनी हुई है, कोई उसे पार नहीं कर सकता है। लेकिन आप अगर भारत और नेपाल की सीमा देखेंगे या बॉर्डर देखेंगे तो वहां कोई बॉर्डर ही नहीं है। आपने बस एक पैर उधर रखा, आप नेपाल में पहुंच जाएंगे, एक पैर आपने वापस लिया, आप भारत में आ जाएंगे। यानी यहां
बहुत ज्यादा ऐसा रिस्क नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसी फाइट नहीं होती है, बहुत ज्यादा यहाँ टेंशन नहीं होता है बॉर्डर्स पे। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से व्यक्ति सुबह से भारत से निकला, नेपाल में काम करके वापस आ गया, कोई वीजा पासपोर्ट किसी चीज की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो इन नेपाल और भूटान जैसे देशों की जो बॉर्डर्स हैं, इस पे अपनी सेवा देने वाले जो सैनिक होते हैं वो सशस्त्र सीमा बल के माध्यम से रिक्रूट होते हैं। इस माध्यम से वो अपनी सेवा देते हैं, जो आपको यहाँ पे सारा दिख रहा होगा। जैसे आप ये देखिए, यहाँ भारत खत्म हुआ, इसके बाद दूसरा देश चालू हो गया। तो बस इसी तरीके से बॉर्डर्स होती हैं नेपाल भूटान जैसे देशों की। अगला है आईटीबीपी। आप फोटो देखकर समझ जाओगे। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडिया और जो तिब्बत है, या हम कहें चाइना से लगी हुई हमारी जो बॉर्डर्स हैं, इस पे जो सेवा देते हैं, इसकी सुरक्षा निगरानी का जो काम होता है, बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर ये काम करते हैं, बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर में ये लोग काम करते हैं, बहुत कठिन जीवन होता है यहां सरवाइव करना। आप देखेंगे पूरा बर्फ ही बर्फ है, टेम्परेचर बहुत कम होता है और यहां पर अपनी सेवा देनी पड़ती है, तो काफी टफ होता है। और आप यहां पढ़ सकते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर यहां पे होती है। प्रेजेंटली आईटीबीपी हैज बीन गार्डिंग इंडिया चाइना बॉर्डर इन जम्मू कश्मीर। अब देखिए, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से लगी हुई जो बॉर्डर्स होती है, यहां पे आपको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया आईटीबीपी का काम क्या होता है। इसके बाद आगे चलते हैं असम राइफल्स, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि असम राइफल्स में केवल आपको जीवन भर पोस्टिंग असम में ही मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले सारे स्टेट हैं या पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हमारे हैं, उन सब में आपको सेवा इसमें देनी पड़ती है। यहां मैंने हिंदी में इसके लिए लिखाया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। थोड़ी सी हिस्ट्री भी यहां पर है। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी नाम से किया गया था, जिसका कार्य उस समय जनजाति लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम जो है असम राइफल्स रखा गया था। शिलोंग में इसका मुख्यालय है। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा को दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। उम्मीद है इस सब से आप समझ गए होंगे कि केवल एक राज्य नहीं, हमारे पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उन सब की सुरक्षा, मतलब आप बोल सकते हो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, बॉर्डर की हो, सारी चीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारियां इन लोगों की होती है। आप देख ही सकते हैं, फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी महिलाएं हैं जो सेवा दे रही हैं, महिलाएं पुरुष सभी इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एसएसएफ, जिसको लेकर कई लोगों को पता नहीं है। और आपने अधिकतर YouTube वीडियोस में देखा होगा कि लोग बोलते हैं सबसे पहला प्रेफरेंस एसएसएफ को दो। मैं आपको उसका कारण बताता हूं कि एसएसएफ को आपको सबसे पहले नंबर पे क्यों रखना चाहिए। सबसे सेफ, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस के साथ, बहुत ही अच्छे माहौल में, जो भारत के बड़े बड़े मंत्री और हमारा पूरा मंत्रालय, सचिवालय, इन जगहों पे जो सुरक्षा देते हैं वो एसएसएफ यानी सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा होते हैं। सचिवालय, हमारे जो मंत्रालय हैं, इन जगहों पे जो सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उन्हें हम एसएसएफ का हिस्सा मानते हैं। आप यहां पे पढ़ सकते हो, एसएसएफ इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू द सेक्रेटरियल बिल्डिंग्स। जो सचिवालय हमारे सारे बिल्डिंग्स हैं उन सब का यहां पे रहता है। आपने देखा होगा कि एंट्री करने के पहले चेक करते हैं कौन है भाई। जैसे मंत्रालय में आप यूं ही अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते ना, आपके पास पहले पास होगा तो वो देखा जाएगा, परमिट देखी जाएगी, कार चेक की जाएगी, डिक्की आपकी खुलवाई जाएगी, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होगा, है ना। अगर कोई सामान आ रहा है तो वो पूरा चेक होगा। तो ये सब प्रकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं, इसका ये पार्ट होता है। इंटरनली भी, बिल्डिंग्स के अंदर, बिल्डिंग्स के बाहर, इन सब की सारी जिम्मेदारी होती है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, चेहरा यहां पे हाइड करा है, लेकिन इनके वर्दी पर जो टैग लगा है वो एसएसएफ का लगा है। पीछे आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन यहां लिखा है एमएचए सिक्योरिटी जोन। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आप इसको देख पाए तो आपको यहां दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिक्योरिटी जोन में ये जो हमारे जवान हैं ये खड़े हैं। यहां एक आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर, तो पुलिस की वर्दी होती है। इसको लेके कई लोगों ने, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश में जो सुरक्षा का एक बल है उसका नाम भी एसएसएफ है।
तो कई सारे हमारे भारत के यूट्यूबर्स एसएसएफ टाइप करते हैं, सबसे पहले बांग्लादेश की सेना का जो एसएसएफ है उसकी फोटोज आती है जो ब्लैक कलर में होते हैं, और लोग आपको दिखा देते हैं कि देखो उनका ड्रेस कोड ये है, जो कि गलत है। वो बांग्लादेश का ड्रेस कोड है, भारत का नहीं है। भारत का जो ड्रेस कोड सामान्य जो पुलिस वर्दी है उसी में ये लोग मैक्सिमम कार्य करते हैं, लेकिन बहुत सारी इनमें भी कंडीशंस होती है। तो इसके लिए अब आप सोचिए यहां कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, रिस्क कम होती है, इसलिए एसएसएफ को आपको सबसे पहले भर देना चाहिए, ये मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा। इसके बाद बारी आती है आखिरी एनसीबी, जिसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कुछ दिन पहले काफी चर्चा में था और ये फोटो आपने खूब देखी होगी सारे न्यूज चैनल पर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, जो सभी प्रकार की जो अवैध चीजें हैं, नशीली चीजें हैं, ड्रग्स हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको देश में ना आने देना, और अगर कहीं पर कोई इनको रख रहा है तो उसको पकड़ना, और बाकी सब आपको पता है। तो एनसीबी भी बहुत शानदार है, पावर्स भी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये आपका 8वां है, जो पिछले साल नहीं था लेकिन इस साल ये है। काफी सारे पद इसके भी इस बार हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी 8 के 8 डिपार्टमेंट का मतलब समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। काफी मेहनत लगी इन सारी चीजों को संजोने में, इन्हें पूरा प्रिपेयर करने में, इनकी फोटोज, इनकी डेफिनेशंस, इनको कम शब्दों में आपको समझाने में, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन आप आगे चल के इसका हिस्सा बनने जा रहे हो, लेकिन विद्यार्थियों को यही नहीं पता है कि किसका क्या काम होता है, किसमें क्या अंतर होता है। इसलिए इसको मैंने पर्सनली पूरा बनाया और आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। तो सबसे पहले हमने बीएसएफ देखा, फिर सीआईएसएफ, इसके बाद सीआरपीएफ, इसके बाद एसएसबी, इसके बाद आपने देखा आईटीबीपी, इसके बाद असम राइफल्स, इसके बाद आपने देखा एसएसएफ, और इसके बाद आपने देखा एनसीबी। ये 8 जो विभाग हैं या 8 जो हमारे हिस्से हैं, इन्हीं की टोटल 24,369 वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब अगला हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसे चुनना है, किसको प्रेफरेंस देना है, उसकी थोड़ी सी अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। आपको अगर एसएससी जीडी के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो बहुत ही कम फीस में, मात्र 799 में, विनर्स की पूरी टीम आपको इसकी प्रिपरेशन करा रही है। तो आपको सारे विषय, मैथ्स की क्लासेस आपको मेरी ही मिलेगी, बाकी हमारी पूरी 11 लोगों की टीम एसएससी जीडी में लगी हुई है जो आपको हर विषय पढ़ाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन में इस वीडियो के एंड में आपको दूंगा, ठीक है जी। तो आपने यहां पे देखा होगा, अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज किसमें है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज ऑब्वियस सी बात है किसमें रहेगी, बीएसएफ में। बीएसएफ के बाद अगर देखें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज किसमें है, सीआरपीएफ में। इसके बाद बाकी सब में लगभग सेम है। अब अगर बात करें सबसे कम वैकेंसीज किसमें है, तो सबसे कम वैकेंसीज आपको दिखेगी एक तो सीआईएसएफ में और दूसरी आपको एसएसएफ में। कम वैकेंसीज है चलेगा, लेकिन आपको इन्हीं को फिल कर देना चाहिए बाकी सबके कंपैरिजन में, ठीक है, इनमें कम है। और अगर आप देखेंगे एनसीबी, तो एनसीबी में भी 164 है। तो अब मैं मेरा आपको सजेशन दे देता हूं कि आपको क्या प्रिफर करना चाहिए, लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि आपको अब सब समझ में आ गया कहां पर क्या करना होता है। अपनी चॉइस आप देखिए। असम राइफल्स के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर आपने असम राइफल्स को चुन लिया या आपको उसमें पोस्टिंग मिलती है, तो आपको जीवन भर पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही, मतलब आप वहीं के नागरिक हो जाओगे, क्योंकि अपनी पूरी सेवा ही आपको वहीं पे देनी पड़ती है। बाकी सब में ट्रांसफर होते रहते हैं, राज्य बदलते रहते हैं, सीमाएं बदलती रहती हैं, लेकिन असम राइफल्स में आपको पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहीं पर काम करना पड़ता है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर अब हम आते हैं प्रेफरेंस पर, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले नंबर पे आप किसको रखें, एसएसएफ को। दूसरे नंबर पे अब आपकी चॉइस है, दूसरे नंबर पे आप जैसे सीआईएसएफ भी रख सकते हो या आप एनसीबी भी रख सकते हो, या इन दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हो। ये थोड़े से सेफ है, जहां रिस्क कम है, सैलरी तो ठीक ठाक है, लेकिन रिस्क अगर आप ज्यादा नहीं लेना चाहते हो और आप थोड़ा मजे का एक आप पद चाहते हो, तो आप इनमें जा सकते हो। इसके बाद फिर डिपेंड करता है, जैसे अधिकतर लोग इसके बाद फिर एसएसबी, भाई 1 2 3 4 हो गया, इसके बाद कई लोग एसएससी को एसएसबी को ले लेते हैं। कई लोग की चॉइस हो सकती है कि पहले वो एसएसएफ ले लें, उसके बाद एनसीबी ले लें, उसके बाद एसएसबी ले लें, उसके बाद सीआईएसएफ ले लें। मैं आपको बता रहा हूं ना, जितने लोगों का सुनोगे उतना कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको सबका मतलब समझा दिया है। तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो पहले नंबर पे एसएसएफ रख लें, दूसरे पे एनसीबी रख लें, तीसरे नंबर पे आप एसएसबी रख लें, चौथे नंबर पे आप सीआईएसएफ रख लें, ठीक है।
CISF रख लें। इसके बाद आप फिर CRPF, ITBP, बाकी तो फिर आप किसी को भी कहीं पे रखें। 5वें पे ये रख सकते हो, 6वें पे ये रख सकते हो, 7वें नंबर पे आप BSF रख सकते हो, 8वें नंबर पे आप असम राइफल्स रख सकते हो। फिलहाल मैं आपको जो प्रेफरेंस बता रहा हूं वो मध्य क्षेत्र, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये जो हमारे सेंट्रल इंडिया के बाकी जो राज्य हैं, अधिकतर बच्चे हिंदी भाषी जो होते हैं उन्हीं के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट के तो डेफिनेटली आपको असम राइफल सबसे पहले रखना चाहिए। तो आप थोड़ा बहुत अपने राज्य, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चीजें कर सकते हैं, बट मेरा ये सजेशन है। और आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पे ABCDEFGH के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे आप सबसे पहले H लिखेंगे, उसके बाद आप G लिखेंगे, उसके बाद आपने कहा कि D लिखेंगे, उसके बाद आपने कहा कि B लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस देना होगा। केवल आप जो बंदा फॉर्म भर रहा है उसके हिसाब से मत चलना, बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब का मतलब समझ में भी आ गया होगा और आपके लिए सही प्रेफरेंस क्या रहेगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे साथ इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर इसका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। फीस मात्र 799। सारी सुविधाएं, पूरे वीडियो लेक्चर, नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल और सारे विषय, ये देखिए पूरे 11 विषय आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। मैथ्स की क्लासेस आपको मेरी मिलेगी, रात को 8:30 बजे मैं क्लासेस ले ही रहा हूं, उसको भी आप जरूर अटेंड करिए। तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, लेटेस्ट पैटर्न पर, नए पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें शानदार तरीके से मिल रही है। और पिछले साल भी हजारों की संख्या में SSC GD में हमारे बच्चे गए हैं सिलेक्ट होकर, तो आप भी अपना करियर इस साल बना सकते हो। बाकी विनर्स की ऐप पर हर संडे फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, सारे प्रीवियस पेपर्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मॉक टेस्ट हमने लॉन्च कर दिए, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है जो ओनली 149 में, जिसमें 5 फ्री 25 पेड होंगे। सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो विनर्स की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, सारी चीजें हैं जो आपको दिख जाएंगी। तो ये विनर्स की ऐप है, इसको डाउनलोड करिए, आज ही कोर्स को खरीदिए। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तुरंत कोर्स आप खरीद लोगे और उसी समय से आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी और कल से ही आप लाइव क्लासेस ले पाएंगे। और बाकी सारी PDF टेलीग्राम पे आपको मिलती है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। और ये हमारी सारी YouTube चैनल्स हैं, इन सबको सब्सक्राइब कर लें। ये SSC की स्पेशल चैनल, ये मेन चैनल, ये मेरी मैथ्स की चैनल है, सभी की एक स्पेशल चैनल है। इन सब से आप जरूर जुड़ जाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक आप कर सकते हो, अच्छा और ज्यादा अच्छा लगा हो तो किसी जरूरतमंद के साथ शेयर कर सकते हो। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हर वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है और एक कम शब्दों में सारी चीजें समझाने के लिए और ज्यादा मेहनत लगती है। तो जैसा भी आपको लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।